ओके। सो आज जो हमारी कहानी है वो मीडियम 22 है। सही है। और वेरिएंट 23 है। सही है। थोड़ी सी इसकी कहानी देख लेते हैं, जनरल कमेंट में क्या लिखा है। सही है। और फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि सो की मैसेज के अंदर आपको कह रहा है कि कैंडिडेट शुड पे क्लोज अटेंशन टू कमांड वर्ड यूज इन ईच क्वेश्चन। सही है। सो तकरीबन पिछले कुछ सालों से 19-20 से वो ये चीज़ चीख रहा है कि कमांड वर्ड्स को देख के आंसर करो। सही है। So, for example, state and explain indicate that the explanation is required as a part of the answer. Candidate who do not pay close attention to the command word for the question may either waste time giving an explanation when it is not required, or omit an essential explanation when they are asked to provide one. The syllabus contain the glossary of the command words. वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, वो इंशाल्लाह मुझे दिखाने भी है तो मैं बता भी दूंगा. For question using the command word, show that candidate need to carefully show all the steps in the solution. It is important to present each step in the logical order in the calculation space. When an equation is rearranged, the new subject of the equation should also be shown. Candidates should avoid prematurely rounding interim answer within a calculation, as this can lead to an inaccurate final answer. The number of significant figure in the question data can be used as a guide to the number of the significant figure required in the final answer. In the majority of the cases, a minimum of 2 SF is appropriate for the final answer, right? ये तो मैं इन्होंने बता दिया। जनरल कमेंट के अंदर वो कुछ ये बता देते हैं कि आपके पास जो है ना, लाइक जैसे तुम्हें कह रहे हैं कि अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वर मोर चैलेंजिंग सच एज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी का 1 2 5 का पार्ट, ये सारे क्वेश्चन जो है वो ये स्टूडेंट को चैलेंजिंग लगे, राइट? सो ओके। सो उनको ऐसा फील नहीं हुआ कि पेपर में कैंडिडेट्स को टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ। उसे ये कह रहे हैं देयर वाज नो एविडेंस ऑफ कैंडिडेट हैविंग इनसफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट द पेपर, राइट? कोई इनकी टेंशन नहीं हुई। सही, आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन कौन करेगा? किसी की अनसर्टेनिटी वीक है तो आ जाओ प्लीज। दो ही तो बच्चों, तुम लोग कोई भी आ जाओ। एनीबडी इंटरेस्टेड इन? यस। अगर कोई नहीं है तो फिर राबिया से करवाते हैं। राबिया आ जाओ जरा। हेलो हेलो हेलो। राबिया हो क्या? जी सर। आ जाओ जरा, क्वेश्चन देख लो यार। A solid metal sphere has a diameter of 3.42 centimeter and a mass of 67 gram. Calculate the density in gram per centimeter cube of the metal. हम्म। डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी। क्या फॉर्मूला? Mass over volume. ओके। सो मास इन्होंने हमें दे रखा है 67 ग्राम, सो एक्सपोनेंट -3। और वॉल्यूम Sir, हमारे gram per पास, centimeter cube में चाहिए थे। अच्छा ओके ओके, सॉरी सॉरी। अच्छा जी, डायमीटर दिया हुआ है। क्या डायमीटर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन? 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube एंड डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस। सो आपने कर दिया 3.42 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास आ गया रेडियस। आपने इस रेडियस को प्लग कर दिया फॉर्मूले के अंदर। बी इक्वल्स टू 4/3 पाई, और आर आपके पास आ गया 2 1 टू 2 7 14, और 2 1, और ये क्यूब हो जाएगा। सही है। और फिर ये जो भी वॉल्यूम आ रहा होगा उसको आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया।
तो कितना आंसर आ रहा है, या वॉल्यूम बता दो, अगर वॉल्यूम निकाल चुकी हो उसके बाद आंसर बता देना। The answer 3.2 आ रहा है। 3.2 सही। अच्छा, इसकी कुछ राउंड ऑफ किया है? जी, क्या था पहले वैसे? 3.19887 ओके, 9। सो डेंसिटी आपने कही कि 3.19887, बस सही। चलिए आगे चलिए। Determine the percentage uncertainty in the density. Hmm. परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकाल देते हैं? Volume Q की 0.02 over 3.42 times 100 और mass की 2 over 67 times 100. ओके, अच्छा जी, लेकिन उसकी ज़रूरत ही क्या है? चलो चलो, ओके ओके, क्योंकि हमारे पास उसकी नहीं है ना। सो आपने कहा कि 0.02 ओवर 3.42 into 100। अच्छा, नहीं 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 नहीं, स्ट्रेट अवे तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अगर आप इसका वो देखो। अबे यार, ये तो, एक मिनट, रिफ्रेश, रिफ्रेश, रिफ्रेश। ओके, सो अगर आप इसकी इक्वेशन देखो, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, आपके पास है 4/3 पाई r क्यूब, राइट। सो आपको इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी इज इक्वल टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास प्लस द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, राइट। सो 3 टाइम्स r, आप समझ रहे हो ना? गलती समझ रहे हो ना? ये ऐसे ही बोला था आपने। नहीं, ऐसा नहीं बोला था। सही हो गया, सही है। सो ये इक्वेशन डायरेक्ट वॉल्यूम से अगर करोगे तो गलत हो जाएगा, सही है। सो अब आपने लगा दिया 0 अच्छा, मास के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो 2 है, सही है। सो 2/67 into 100, सही है, प्लस 3 टाइम्स 0.02 डिवाइड बाय 46 into 100, सही है। जरा निकाल दो कितना बन रहा है। यस, हाउ मच? 1 second, sir. 1 1 सेकंड, ओके। 4.74. 4.74, सो 4.7% ले लेते हैं या 5% ले लेते हैं? ओके, चेक कर लेते हैं। 3.2 आ रहा है, परफेक्ट है, और 4.7, ओके सही, बेहतरीन। आ जाओ भाई अब्दुल्ला। An archer releases an arrow towards a target at a velocity of 65 meters per second at an angle of 4.3 degrees above the horizontal as shown in figure 2.1. When released, the tip of the arrow is horizontal distance of 70 meters from the target and 1.66 meters above the horizontal ground. The arrow hits the center of the target. Assume that the air resistance is negligible and that all the mass of the arrow is at its tip. Show that the time taken for the arrow to reach the target is 1.08 seconds. जनाब क्या करेंगे? कुछ आइडिया आ Sir, रहा है? time the हम्म, horizontal speed given नहीं horizontally speed नहीं है ये हमारे पास तो वो horizontal है, component ढूंढने के पहले परफेक्ट है, एंगल है गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 65 एंड cos 4.3, ऐसे ही ना भाई? साइन तो नहीं लगाएगा? जी सर नहीं सर साइन नहीं सही हो गया। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड आपके पास आ रही है 65
cos 4/4.3 इज इक्वल टू डिस्टेंस आपके पास आ रहा है 70 ले रहे हैं ना? जी सर, और 70 ले रहे हैं। टाइम परफेक्ट। सर 1.079 तो 1.8 आ रहा है। सही हो गया। चलो आगे आ जाओ। Calculate the height of the center of the target above the ground. सेंटर ऑफ द टारगेट, तो सेंटर ऑफ द टारगेट ये रहा। सही है। 1.6 इसको डिवाइड बाई 2 तो नहीं करने का सोच रहे हो ना भाई? बहुत गंदा सोच रहे हो अगर सोचोगे तो ऐसा। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सही है। सो सेंटर ऑफ द टारगेट, सो बेसिकली ये जो एरो होगा वो उसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सही है, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। ठीक दिस। ओके, क्या करें, कोई आइडिया लगाओ। फिर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड ढूंढेंगे और वो ओके। फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करेंगे। अच्छा, सो आप कह रहे हो कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द स्पीड ढूंढ लेते हैं, जो कि मेरे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू 65 साइन 4.3। सही हो गया। फिर आप क्या बोल रहे हो? s इज इक्वल टू ut लगा देंगे। प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे इससे क्या पता चलेगा? इसमें क्या क्या चीज़ें रखोगे? फिर इसमें इनिशियल स्पीड वो रखेंगे जो ऊपर निकाली है, 65 ओके। साइन ऑफ 4.3 प्लस परफेक्ट। हाफ ऑफ a 9.81 और t में जो टाइम की वैल्यू निकाली। ओके, चलो रख के देख लेते हैं। तो 65 इंटू टाइम आपने निकाला 1.07, जो भी आ रहा था वो वैल्यू ले लेना। सही है, ताकि एक्यूरेट आंसर आ जाए। प्लस 1/2, 9.81 पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में होगा भाई? नेगेटिव में होगा। परफेक्ट। 1.07 क्या था आगे? कुछ है लिखा हुआ है क्या? 9 था, 1.079। ओके। कितनी डिस्प्लेसमेंट बनती भाई? फिर 0.45 मीटर्स की। 0.45। आंसर पॉजिटिव। नेगेटिव में आ रहा है। हाँ सही है। नेगेटिव में आने का मतलब, ये डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव में आने का मतलब पता होना ऑपोजिट चाहिए। डायरेक्शन, यानी, डाउनवर्ड्स। ओके, यानी आपने जिस पॉइंट से आपने इसको फायर किया था उस पॉइंट से ये इतना नीचे। सही, उस पॉइंट से ये इतना नीचे, मतलब सेंटर, सेंटर तो मीन यहाँ सेंटर आपका एंड पॉइंट हो गया। और जिस पॉइंट से आपने उसको फायर किया था उस पॉइंट से ये इतना नीचे आ रहा है, 0.46 आ रहा है, राइट। और आप जब 1.66 में से 0.46 या 45 जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास जो सेंटर आ जाएगा वो आ जाएगा। सही है, समझ गया? जी सर। ये पूरा एग्जैक्टली 0.45 आ रहा है? नहीं सर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। कुछ और भी आगे? जी सर, और भी है। चलो खैर है, माइनस करके बताओ कितना बन रहा है। 1.21। 1.21, सो 1.2 ले लेते हैं। ओके, सो इसका मतलब है 459 होगा, कुछ 98 करके ऐसे ही ना? जी सर। ओके, आगे आओ। By considering the energy changes, state and explain how the final kinetic energy of the arrow as it hits the target compares with its initial kinetic energy immediately after release, and numerical calculation is not required. हम्म। क्वेश्चन समझ में आया पहले? फाइनल की। जी सर, आगे समझ। हम्म, बोलो। इनिशियली तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी ना, जब फायर ओके। होगा एरो तो उसके अंदर जीपी भी आएगी और साथ में उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी क्योंकि ओके, स्पीड से ट्रैवल कर रहा है वो। सही है। अच्छा, एक तो उसने कहा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा उसने कहा
explain the final kinetic energy as it hits the target. Okay. So इसका मतलब है कि आपने बेसिकली जो एनर्जी निकाली है वो आपने इनिशियल यहाँ पे आ रहा होगा और फाइनल इधर आ रहा होगा, राइट। सो इनिशियली आपने कहा कि भाई इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो से बड़ी है, कोई ना कोई है, राइट, ग्रेटर देन जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या इनिशियल से ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। क्यों, क्या वजह? तो जीपी में भी गई होगी ना कुछ एनर्जी। अच्छा, मान लेते हैं कि आपने यहाँ से उसको लॉन्च किया है। थोड़ा सा मैं ये सब मिटा दूँ ताकि समझाने में आसानी हो। अच्छा, अगर आपने इस पॉइंट से लॉन्च किया है, सो मान लेते हैं कि ये रेफरेंस लाइन है, सही है। तो इससे जब एरो ऊपर गया होगा सो जीपी स्टोर हुई, सही है, सही है। सो जीपी तो यहाँ तक इंक्रीज हुई होगी, यानी यहाँ से पहले पहले जीपी इंक्रीज हुई होगी। जीपी यहाँ पे इंक्रीज हुई होगी और यहाँ पे जीपी की क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी, क्योंकि आपका डिस्टेंस और ज्यादा नीचे जा रहा है, क्योंकि आपने जिस पॉइंट से फायर किया था आप उससे नीचे लैंड कर रहे हो, राइट। तो जीपी यहाँ पे डिक्रीज होनी चाहिए, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे जी हो? सर समझ गया। सही है। तो चूंकि उसने आपने जिस हाइट से उसको फायर किया था उसी हाइट पे उसने हिट नहीं किया टारगेट को, बल्कि उससे नीचे आया, तो इससे डीप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज हुई होगी, और वो डिक्रीज जो है वो काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट होगा, तो काइनेटिक इंक्रीज हुई होगी, राइट। जी सो सर। हम कह सकते हैं कि भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सर सेम नहीं होगा क्योंकि जीपी भी डिक्रीज हो रही है ना। काइनेटिक तो इंक्रीज हो रही है ना मुन्ना, तो आप क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो, दोबारा, सेम क्या होगा? मैं कह रहा हूँ सर इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है नहीं तो नहीं, ओए आगे ओए जाके ओए, जीपी इंक्रीज हुई। अच्छा सही है, कंप्लीट करो, सॉरी सॉरी, कंप्लीट करो। इनपुट एनर्जी जो थी वो काइनेटिक एनर्जी थी। ओके। आगे जब जाता गया तो जीपी इंक्रीज हुई। हाँ एट अ हाँ, पॉइंट वो डिक्रीज होना शुरू हुई। सही है। तो अच्छा हाँ ओके 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 समझ आ गई। मतलब जीबी ज्यादा डिक्रीज हो रही है ना, जितनी पहले से थी। मतलब ये जितनी फायर करने के बाद जो इंक्रीज हुआ ना जीपी के अंदर, उससे ज्यादा डिक्रीज हो गया है, राइट। क्योंकि जी सर समझ आ गई। इतना इतना तो वो ऊपर गया सिर्फ, लेकिन नीचे ज्यादा आ गया, समझ रहे ना? सो ये कहानी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वुड बी ग्रेटर देन इनिशियल as gp as gravitational potential energy decrease further, सही है। सो ये हो गया। So, एक मिनट दे दो जरा इसकी। जीपी has decreased total energy conserved so kinetic energy increase। अच्छा, वो उस लिखने की जरूरत है नहीं, भी है चलेगा, सही है, बाकी सब सही किया है। अच्छा, इसकी अगर हम देख लें, सही है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में बच्चों ने गलती की, जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया डेंसिटी वाला। सो उसके अंदर ये गलती की है, स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट फाउंड द कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड, सम कैंडिडेट डिड नॉट मल्टीप्लाई द परसेंटेज एरर ऑफ द डायमीटर बाय द फैक्टर ऑफ 3, राइट। ये आराबिया ने गलती की थी। ओके, कॉम्पोनेंट हमने यूज करना था, सही है, वो हमने यूज कर लिया है। मोस्ट कैंडिडेट फाउंड दिस क्वेश्चन टू बी चैलेंजिंग। अब तो देखे चैलेंजिंग आपको नहीं लगा, देख लो तैयारी बहुत टाइट है। The candidate usually realized that they needed to use the equation for non-uniformly acceleration motion, but often substituted incorrect values into these equation. Common mistake include the substitution of the value of the acceleration with an incorrect sign, negative 9.81. Use the full initial velocity instead of the components. बच्चों वाली गलती की है इन्होंने तो। Okay, many candidates did not appreciate that the arrow ended at height lower than the starting height. Some can अब्दुल्ला देख रहे हैं ना कि वो कम हाइट पे आ रहा है इस वजह से। Some candidates who had calculated the final velocity were able to state that the final kinetic energy were greater than the starting. Okay, सही।
चलिए जनाब, आ जाए आगे आ जाए। राबिया जरा आगे चलना, मुझे 1 मिनट दे दो जरा, उसके बाद आगे चल रहे हैं। आ जाओ। यस राबिया। Define velocity, rate of change of displacement. ओके, सो आगे चलो प्लीज। A constant driving force of 2400 newtons acts on a car of mass 1200 kilograms. The car accelerates from rest in a straight line along a horizontal road. Assume that the resistive forces acting on the car are negligible. Calculate the acceleration of the car. क्या So फॉर्मूला लगाओगी? F is equals to ma. है, और रिजल्टेंट फोर्स कहाँ से लाओगी? So driving force ही होगी. बस, और नहीं होगी कुछ? No, गुड, resistive forces जीरो है। negligible. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। 2, आगे आइए। On figure 3.1, sketch a graph showing the variation with time t of the velocity v of the car for the first 20 seconds of its motion. Is straight line okay? Origin से start होगी. है, अच्छा स्ट्रेट लाइन का कोई ग्रेडियंट वगैरह बनाए कि नहीं बनाए? क्योंकि उसने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और एक्सीलरेशन उसने 2 की दी हुई है, तो क्या करें? वो निकाल लेते ना, वेलोसिटी Two निकाल का लेते ना। gradient होगा. सो कितने का होगा? एक मिनट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। सही है। सो एक्सेलरेशन हमारे पास आ रही है 2 की, टाइम हमारे पास आ रहा है 20। सो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आ रही है 40 की। सही है। और 20 के अंदर 40, और इनिशियली स्टार्टिंग तो 0 से हो रहा था, तो ये आ जाएगा 40 पे। सही ना, समझ रही हो ना? जी सर. सही। ओके, लेबल दिस लाइन एज ए। ओके, आगे आ जाओ। In reality, a resistive force, the force due to air resistance acts on a car in B. The resistive force increases with the speed until it becomes equal in magnitude to the driving force at time t equals 12 seconds. On figure 3.1, sketch a second line to show the variation with time t of the velocity v of the car for the first 20 seconds of its motion. Label this line B. जनाब, किस तरह से बनाए, कोई आइडिया? अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट टू, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो जाएगी? See, 0। परफेक्ट, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स और फॉरवर्ड फोर्स इक्वल हो रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी, एफ इक्वल टू एम ए 0 हो जाएगा। परफेक्ट। अच्छा जनाब, अम, ओके। अच्छा, इसमें आपके जहन में क्या है? मतलब हम क्या इसको यूं करके बनाएं नीचे से, या ऊपर से बनाएं, या क्या करें? कैसे बनाएं? क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट? जी. तो क्या करें? नीचे से. ओके, अच्छा, तो आप कह रही हो कि यूं बना दें, ऐसा? जी. ओके, एंड एनी रीजन? मतलब ये मैं ये क्यों नहीं बना सकता? यस। मतलब अगर किसी बच्चे ने केयरलेसली इस तरह का ग्राफ बना दिया, इस तरह का ग्राफ बना दिया, तो क्या होगा उसमें? सही होगा या गलत होगा?
नो आइडिया। No idea. देखो ना, आप ऐसे सोचो कि भाई गाड़ी, दोनों गाड़ी सेम ही है, दोनों सिनेरियो सेम है, बस जो चीज उसने डिफरेंट की है वो उसने रेजिस्टिव फोर्स की है, ऐसे ही। जी। तो अगर अगर तो बिल्कुल इनिशियली दोनों की बात करें, सो इनिशियल एक्सेलरेशन दोनों सिनेरियो के अंदर 2 मीटर पर सेकंड की होनी चाहिए, पर सेकंड स्क्वायर की इनिशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, राइट, वेलोसिटी की नहीं, राइट। और फिर एक 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 सिनेरियो के अंदर तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दूसरे सिनेरियो के अंदर जो भी दूसरा ग्राफ बना है उसके अंदर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, राइट। जी। तो दोनों की जो स्टार्टिंग, जो दोनों का स्टार्टिंग वाला जो ग्रेडियंट होना चाहिए वो तकरीबन सेम होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली एक के ऊपर एक टेंजेंट होना चाहिए, और फिर जो दूसरा वाला होना चाहिए वो आहिस्ता आहिस्ता उसका ग्रेडियंट डिक्रीज होगा तो वो उसके नीचे आ जाएगा। आप समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप? जी सर। परफेक्ट। ओके, आगे आ जाइए। At time t equals 20 seconds, the driving force is increased to 3000 newtons and remains constant at this value. Describe how the velocity of the car changes due to this increase in the driving force. ओके, सो ड्राइविंग फोर्स पहले आपके पास थी 24 न्यूटन की, ओके। और फिर गाड़ी जो है वो जब गाड़ी 24 न्यूटन की जो ड्राइविंग फोर्स थी एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 से लेकर एट टाइम टी इक्वल्स टू 24, अच्छा ये जो है ना एट टाइम टी इक्वल्स टू 12 सेकेंड तक यही ड्राइविंग फोर्स थी। और इस जो रेजिस्टिव फोर्स थी यानी जो ड्रैग था वो भी 2400 न्यूटन का हुआ था, सही है। फिर जैसे ही जब वो 20 पे पहुंचा, जब टाइम 20 पे पहुंचा, सही है, सो ड्राइविंग फोर्स इंक्रीज होके कितनी हो गई है, 300 न्यूटन हो गई, 3000 न्यूटन हो गई है, राइट। लेकिन ड्रैग फोर्स स्टिल कितने की रहेगी, अभी उसने ड्रैग की कोई बात नहीं की है। सो ड्रैग आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है, वो सडनली इंक्रीज नहीं होता। सही है, सो अगर वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा तो वो इनिशियली जो है 20 सेकंड पे इतने ही का ही रहेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा, राइट। तो हमारे पास जैसे ही ये इंक्रीज होगी तो गाड़ी की एक्सेलरेशन कोई ना कोई आ जाएगी, राइट। और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगी, सही है। और फिर उसके बाद जो है ड्राइव, जैसे ही उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगी तो रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीज होने लगेगी। और फिर जैसे ही वो रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीज होगी तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ जाएगी, लेकिन हायर कांस्टेंट वेलोसिटी पे आएगी, राइट। समझ पाई हो नहीं पाई? जी सर। सही है, सो हमने कहा कि भाई इंक्रीज इन द ये हम कह सकते हैं कि भाई दिस causes the velocity to increase, यानी increase in the driving force causes the velocity to increase at decreasing rate, increase with a decreasing rate। सही, इंक्रीज विद द डिक्रीजिंग रेट का मतलब है कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, राइट, क्योंकि जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी, राइट। और डिक्रीजिंग रेट की क्या वजह है, ड्यू टू इंक्रीज इन एयर रेजिस्टेंस, सही, विच decreases the resultant force and hence car will have the greater terminal velocity, right। सो ये हो गया, क्लियर हुआ ना, समझ में आया? जी सर। ये तो हमने निकाल लिया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन लेबल एज, और एंडिंग हमने ये बना दी है, सही है। लाइन स्टार्टिंग एट द ओरिजिन सेम ग्रेडियंट एज ए
और बोल रहे हैं कि beneath a all the points, okay, gradient decreases to zero, a straight line horizontal, सही है, ये भी हमने बना दिया, the velocity speed will increase to a new terminal constant maximum velocity, सही है, यही हमने लिखा है। और अगर हम इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देख लें तो ये दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। अच्छा जी, जो आपने ग्राफ जो बनाया था उसके अंदर आपको इक्वेशन को रिलेट करना था, मतलब जो पिछले वाले पार्ट के अंदर एक्सेलेरेशन निकाली थी उसको आपने रिलेट करना था यहाँ पे, सही है, इस चीज से, यानी जो एक्सेलेरेशन निकाली उसको टाइम से रिलेट करके आपने फिर ग्राफ बनाया था जिसमें आपको एंड पॉइंट पता चलेगा, राइट, वरना एक नंबर मिलेगा अगर आपने एंड पॉइंट सही नहीं बनाया होगा, यानी 20, 40 पे। सही है, सो सी पार्ट के अंदर कहते हैं कि दिस क्वेश्चन वाज जनरली वेल आंसर, द मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट ड्रू अ कर्व विद अ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट up to a time of 20. A common mistake was to sketch a graph line that was above the straight line drawn. For the first part, the car motion, some candidate drew a fresh hand horizontal line after 12 seconds instead of drawing up that part of the graph using their ruler. So yeah, majority of the candidate correctly describe an increase in the velocity. Only a small minority mentioned that the car would eventually reach a new terminal velocity that was higher than the original terminal velocity, राइट, ये मैंने बता दिया क्योंकि जब आपकी ड्राइविंग फोर्स इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से आपकी एक्सेलरेशन सिस्टम के अंदर आ जाएगी जो कि बेसिकली डिक्रीजिंग होगी, लेकिन एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी, और वो उसकी और फिर स्पीड इंक्रीज होनी शुरू होगी, जब स्पीड इंक्रीज होनी शुरू होगी तो रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीज होगी, जब रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीज होगी तो रिजल्टेंट डिक्रीज होगी, रिजल्टेंट डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगी और इवेंचुअली आपके पास एक हायर टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, राइट। अच्छा जनाब, सर बोलो। सर जो ऊपर कर्व बनाया सर वो ऊपर बन सकता है क्योंकि ग्रेडियंट ऊपर भी सेम आ सकता है ना, ऐसा तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन। अबे नहीं वे, अगर आप ऊपर बनाओगे तो इसका मतलब है आपने ग्रेडियंट ऊपर 2 से ज्यादा कर दिया हुआ है ना, तभी ऊपर जा रहा तो वो है। कैसे पता चलेगा? मतलब ये है कि देखो, हमें ग्रेडियंट 2 का रखना है दोनों ग्राफ के अंदर, इनिशियल ग्रेडियंट दोनों ग्राफ का 2 का होना चाहिए, सही है। इसका तो पूरा थ्रू आउट द ए का जो थ्रू आउट 2 का ही रहा, सही है। बी में जो है आपको इनिशियल 2 का इसलिए लेना है क्योंकि इनिशियली जो है जब आप स्टार्ट करोगे जीरो से तो रेजिस्टिव फोर्स जीरो भी, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीज होगी, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, समझ रहे हैं ना। जी सर। सही है, सो इस वजह से अब जब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि जो इसका इनिशियल ग्रेडियंट होना चाहिए वो दोनों का सेम होना चाहिए, सही है। तो अगर आप ऊपर लेके जा रहे हो तो इसका मतलब है ये ग्रेडियंट तो ज्यादा हो गया ना, ये ग्रेडियंट कम है, दिस इज शैलो, दिस इज लाइक स्टीप, और ये आपके पास सेम रहा, राइट, समझ रहे हैं। जी सर। तो ये कहानी थी। सही हो गया ना, क्लियर है। यस सर। अच्छा जी, आज जरा शुरू करो आगे वाला क्वेश्चन। Mass m moves a vertical distance delta h in a uniform gravitational field and gains GPE. The acceleration of free fall is v. Use the concept of work done to show that EP is equal to mgh. The work done is force times distance, ओके, or डिस्प्लेसमेंट हो, force is equal to mg. फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट बोलो कि डिस्टेंस ना बोलो। Displacement. F is mg. Work done is equal to potential energy. EP is equal to, and S को हम delta H कह देते हैं, so mgh. ओके, सो आपने कहा कि भाई फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, एंड आपने कहा कि भाई फोर्स हेयर इज एम जी एंड डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एच, सही है। तो आपने कहा कि भाई एम जी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई पी, सही है, कैसे ही बोल रहे हो। Yes, sir. ओके, आ जाओ आगे चलते हैं। 0.6 kilogram mass is attached to a string which is wrapped around the wheel of a generator as shown. The mass is held stationary above the floor. When released, the mass initially accelerates and then falls at a steady speed and spins the wheel. The generator causes a current in the resistor.
Air resistance is negligible. State the main energy change when the mass is falling at a steady speed. स्टेडी स्पीड का GPE मतलब? to constant speed. तो kinetic energy 0 होगी. परफेक्ट, वेरी गुड। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सही, वेरी गुड। सो आपने कहा कि जीपीई टू, Kinetic energy होगा ना. अबे चमाट मारूंगा, अभी बोल रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। भाई स्टेडी स्पीड है तो काइनेटिक सर एनर्जी वो में कोई चेंज नहीं हो रहा। पोटेंशियल वो होगी. क्या? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल कहाँ से लाएगा? स्ट्रिंग अटैच्ड है उसके. हाँ तो बच्चे को तो नीचे गिर रहा है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा. सारे नाप दो तुम। अबे हीट बोल रहा है, हीट क्यों नहीं बोलते? हीट कैसे होगा? ये थर्मल बोल दो। भाई देखो, और तो कोई एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है ना। देखो, जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर क्या करता है, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल के जनरेट करता है, सही है। अब वो जब इसको नीचे कर रहा है, द मास हेल्ड स्टेशनरी, सही है। स्टेशनरी का मतलब है अभी जो है above the floor, when release the mass initially accelerate and then fall at the steady speed, right? तो जब उसने एक्सेलरेट किया होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हो। इनिशियली एक्सेलरेट का मतलब है इनिशियली जीपी डिक्रीज होगी, काइनेटिक इंक्रीज होगी, राइट। एंड देन फॉल एट द कांस्टेंट ये स्टेडी स्पीड। तो जब वो जीपी जितनी भी डिक्रीज हुई होगी और काइनेटिक एनर्जी जितनी इंक्रीज हुई होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज उस पर रुक जाएगा स्टेडी स्पीड अचीव करने के बाद। द जनरेटर कॉजेज अ करंट इन द रेजिस्टर, सही। अब उसने बोल दिया कि कॉजेज अ करंट इन द रेजिस्टर, तो कॉजेज करंट इन द रेजिस्टर का मतलब है कि भाई हीट जनरेट हो रही होगी, सही। अब बेसिकली आप जो है ना इस मास के जरिए से व्हील घुमा रहे हो और वो जनरेटर काम करके रेजिस्टर हीट अप हो रहा है, सही है। सो जीपी जो डिक्रीज हो रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट हीट जनरेट करवा रही होगी, राइट। जी सर. सही हो गया। चलो आगे आ जाओ। When falling at a steady speed, the mass falls through a vertical distance of 1.4 meters in a time of 4 seconds. This causes a current of 90 milliampere in the resistor. The resistance of the resistor is 47 ohms. Calculate the rate of work done by the falling mass. रेट ऑफ वर्क डन बोले तो? Rate of work done, power होती है. अरे बेहतरीन हो गया। I square times R. आई स्क्वायर टाइम्स आर, ओके। So 90 exponent negative 3 times r is 47, ये स्क्वायर भी होगा। 4.23. कितना भाई? 4.23. 1.23, 4.23. 4.23, 4.2 ले लेते हैं, ओके आगे चलिए। The power dissipated in the resistor. अबे अच्छा एक तो बात बताओ, एक मिनट। उसी का द रेट ऑफ वर्क डन बाय द फॉलिंग मास, फॉलिंग मास का मतलब क्या हुआ? ये तो फॉलिंग मास का तो हमने फॉर्मूला लगाया ही नहीं यहाँ पे, नहीं। जी सर, तो वो वेलोसिटी ये टी वाला इज जो पूरा इक्वल टू. काम है ना, ये तो पूरा नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, सही है। जी सर, ये नीचे वाला होगा. एक्स वाई -3 और ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा 4.2, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होगा? वर्टिकल डिस्टेंस उसने दी हुआ है, मास उसने दे रखा है ऊपर, सही है। मास उसने दिया हुआ था यहाँ पे कहीं पे 0.6 kg, सही है। मास उसने दे दिया हुआ है। 4 सेकंड का टाइम भी उसने दिया एफ हुआ बी से करेंगे. है। अबे बी तो नहीं है. mgh/t कर दो ना, एफ ही बन जाएगा वो। सही, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ना। तो जी मास आपके पास है 0.6 इंटू 9.81 इंटू एच आपके पास है 1.4, टाइम आपके पास है 4 सेकंड, सही है। सो एफ बी बन जाएगा, दिस इज एफ एंड दिस इज वी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, समझ रहे? जी सर. निकाल दो कितना आ रहा है। 2.06. 2.1 हो गया, ओके। सो ओके आगे आ जाओ। The efficiency of the generator.
हम्म पावर आउटपुट और पावर इनपुट, सही है। तो क्या ले लोगे पावर आउटपुट और पावर इनपुट की जगह पे? 2.1/4.2। फिर जनाब, तो आप कह रहे हो कि 2.1/4.2 इंटू 100, जरा निकालो कितनी आ रही? 50। 50। ओके, मुझे एक चीज थोड़ी सी गलत लग रही है यहाँ पे। अच्छा ओके, तो हम जनरेटर के थ्रू मास को लोअर कर रहे हैं, राइट? the mass when release the mass initially accelerate and then fall at a constant speed. Okay, so the mass is falling, the generator causes the current. Okay. अच्छा, उसने बोला हुआ कि द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। यहाँ पे प्लीज कंफ्यूज मत होना कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से वर्क नहीं होगा, बल्कि थर्मल एनर्जी यहाँ पे आएगी, राइट? यहाँ पे थर्मल एनर्जी डेसिपेट हो रही होगी हीट के अंदर, सही है, यहाँ से हीट आएगी, सही है, ओके। अच्छा, ये एक चीज हो गई। और ये मुझे गलत लग रहा है, ये दोबारा कैलकुलेट क्यों? 90 एक्सपोनेंट 3 नेगेटिव 90 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर करना है आपने, ये मुझे लग रहा है आपने गलत किया हुआ सर स्क्वायर नहीं किया, जीरो है, है ना? पॉइंट थ्री एट जीरो सेवन जी। 0.38। तो बेसिकली आपके पास पावर लॉस इतना हो रहा है और पावर जनरेटेड इतनी है, ये आपके पास होगा, सही है। तो करो अब जरा। 18.09, 18.1%। 18 दे देते हैं। सही हो गया। ये डेरिवेशन हमसे करवाई, 2 नंबर दे रहे हैं, इसको चेक करते हैं। ग्रेविटेशनल की शीट सही है। हाँ, ये देखा 0.38 आ रहा है, ये आ गया, ओके सही है। वो अच्छा जी, वेलोसिटी की डेफिनेशन में कहता है मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट वर एबल टू गिव द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्क डन। अच्छा ओके, सॉरी, ये वर्क डन पहला पार्ट था इसका, ओके सही है। Correct. Only the more able candidate went on explicitly show that the work done was equal to gain in gravitational potential energy. ओके, सो ये हम एक चीज और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सही है। और many candidates found this question to be challenging. The most common incorrect answer was the gravitational potential energy converted into kinetic। देख रहा है भाई, उसने लिख रखा है कांस्टेंट स्पीड है, काइनेटिक में नहीं होगा। This implies that there is an increase in kinetic energy which is not possible when the mass is falling with a steady speed। Getting? अब्दुल्ला समझ रहा है? This question जी was सर। well answered by majority of the candidate. A small number of candidate calculate the work done instead of the rate of work done. Right? Power निकालनी है तो सिर्फ work done यानी energy मत निकालना है. It is important that the candidate carefully read the detail of each question. Most candidates were correct. Some calculation used an incorrect symbol formula for the electrical power or did not convert the current given in milliamperes into amperes. The significant number of candidates did not attempt a response. Okay, a response. Okay, the stronger candidate. Okay. Calculate the efficiency. Bigger candidate unable to apply the appropriate expressions. Okay. So efficiency की एक्सप्रेशन लिखने का तुम्हें 1 नंबर मिल रहा है, सही है, ये देख लो। कैलकुलेशन मार्क 1 मिल रहा है, सही, कैलकुलेशन का 1 मार्क मिल रहा है और फिर आंसर का 1 मार्क मिल रहा है। सो एफिशिएंसी की अगर इक्वेशन नहीं लिखोगे तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, सही है। तो इसको प्लीज जहन में रखना, यहाँ पे इंटू 100 भी कर दो ताकि और ज्यादा सेफ साइड हो जाए, सही है। तो चलिए जनाब, आगे आ जाइए। यस राबिया। Parallel light rays
from the sun are incident normally on magnifying glass. The magnifying glass directs this light in area A of radius r as shown in figure 4.1, 5.1. The magnifying glass is circular in cross section with a radius of 5.5 centimeters. The intensity of the light from the sun incident on the magnifying glass is 1.33. Assume that all the light incident on the magnifying glass is transmitted through it. Calculate the power of the light from the sun incident on the magnifying glass. और का क्या फॉर्मूला होता है ब्रो? इंटेंसिटी उसने दे रखी है, इंटेंसिटी और पावर को रिलेट करना आता है? No. हमने कहा था कि इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। सो ये वेव्स के अंदर भी हमने ये चीज पढ़ी थी, समझ रहे हो? देखो आप इंटेंसिटी के यूनिट से देख लो, इंटेंसिटी आपको क्या दिख रहा है? वॉट पर मीटर स्क्वायर, राइट? अगर किसी का फॉर्मूला तुम भूल जाओ ना तो तुम उसके यूनिट से भी पकड़ सकते हो। समझ रहे हो ना? आप ये समझ रहे हो ना कि किलो वॉट का मतलब है पावर जी पर सर। यूनिट एरिया, तो यहाँ से आप भी देख सकते हो, राइट? क्लियर ना? ओके। Yes. सो पावर हमारे, हाँ अच्छा, उसने हमें पावर निकालने का बोला हुआ है। हमारे पास वो तो दे दिया हुआ है 1.3। अच्छा किलो वॉट है, सो एक्सपोनेंट सी भी लगा देते हैं और एरिया हमने निकालना है। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं। पाई आर हमारे पास है 5.5 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर। सही, और यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू 5.5 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर। सही है, इज इक्वल टू द पावर। निकालना जरा कितनी बन रही है? अरे आपको समझ में आया ना? जी सर। कितना बना ब्रो? 12.35. टोटल दे देते हैं। आगे चलिए। The value of R is 1.5 millimeter. Calculate the intensity of the light on area A. ओके, तो ये अभी लेंस से कितनी लाइट पास हो रही थी वो हमने निकाली। अब ये एरिया ए जो है वो हमने निकालना है। सही है, तो सेम इंटेंसिटी वहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, कैलकुलेट सॉरी सेम पावर वहाँ पे कन्वर्ज हो रही होगी। सही है। सो अगर हम इसी पावर को ले लें 12.35 डिवाइडेड बाय पाई और आर विच इज 1.5 एक्सपोनेंट -3 का होल स्क्वायर। सही है, इक्वल्स टू आई। जरा निकाल लो। 1.75 exponent -6. -6 कैसे आ सकता है भाई? -6 से नीचे तो ऊपर +6 बनना Sorry, चाहिए। sorry, sorry, sorry. 6 only. 1.1, अच्छा 1 पॉइंट कितना बोला? 1 पॉइंट, 75. ओके, एक्सपोनेंट 6। ओके, आगे आ जाइए। A laser emits a beam of electromagnetic waves of frequency 3.7 exponent 15 Hz in a vacuum. Show that the wavelength of the waves is 8.1 exponent -8 meters. क्या करेंगे? बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इल, V इल, equals to F lambda. हाँ वी कह रहे हैं। 3 exponent वेरी गुड, -8. 3 exponent. सही हो गया। और 15 ये आपको दी हुई है। कितना आ रहा है? 8.1 exponent -8.
8.1 -8। ओके, आगे चलिए। State the region of the electromagnetic spectrum to which these waves belong. जनाब किसमें होगी? विजिबल से अगर आप आइडिया लगाओ, विजिबल हमारे पास होता है 3 एक्सपोनेंट -7 से लेकर 7 एक्सपोनेंट -7 तक, सही है। अब आगे जैसे जाओगे पावर इंक्रीज होगी, यानी एक्सपोनेंट -6 होगी, यानी 1 एक्सपोनेंट -6 में इंफ्रारेड होता है, सही है। और यहाँ पे पावर अगर डिक्रीज करोगे, यानी 1 एक्सपोनेंट -8 करोगे, सही हो जाएगा अल्ट्रावायलेट, यूवी लाइट, राइट। सो एक्सपोनेंट -8 से यूवी लाइट कैसे रीजन हो जाएगा, क्लियर? Yes. अल्ट्रावायलेट। चलिए आगे आ जाइए। The beam from the laser now passes through a diffraction grating with 2400 lines per millimeter. A detector sensitive to the waves emitted by the laser is moved through an arc of 180 degrees in order to detect the maxima produced by the waves passing through the grating, as shown in figure 5.2. अच्छा जनाब, दो चीजें मैंने हाईलाइट कर दी हैं। एक तो 2400 लाइन्स पर मिलीमीटर, समझ में आ रहा है ना कि ये कैपिटल डी जी दिया हुआ है, हमें स्मॉल डी निकालना होगा इन्वर्स करके, है ना? आ रहा है? नहीं आ जी रहा? नहीं आ रहा, समझाता हूँ। नहीं सर आगे आ गया? ओके। और यहाँ से इसने इसको मूव किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो पूरा एंगल उसने घुमाया 180 डिग्री का घुमाया, तो जो एक तरफ का एंगल होने वाला है वो कितना होने वाला है? 90 डिग्री का, राइट। चलिए आगे आ जाइए। Calculate the number of maxima detected as the detector moves through 180 degrees along the line shown in figure 5.2. 4 नंबर दे रहा है बेटा, नहा धो के वो पीछे पड़ जाएगा, ऐसी की तैसी नंबर नहीं देगा वो, हाँ। 4 नंबर देने का मतलब ये कि उसकी अम्मा मर गई हैं अब, सही है। और जो है ना वो बिल्कुल बिल्कुल बहुत वो उससे देगा, कंजूसी से नंबर देगा, समझ लो। तो खैर अब जरा बताओ क्या करें। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, लाइन स्पेसिंग निकाल लेते हैं, लाइन स्पेसिंग। सही है। तो लाइन स्पेसिंग हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाई 24। क्या मुझे बताओ ये चीज समझ में आई? जी सर पक्का ना? जी ओके, सही है। लाइन सर स्पेसिंग हमारे मुझे पास नहीं आई। नहीं आई। देखो हमने ये बोला कि भाई हमारे पास 1 मिलीमीटर के अंदर 1 मिलीमीटर कंटेन 2400 लाइन्स, राइट। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन 1 लाइन की विड्थ, सही है। तो एक लाइन की विड्थ कितनी है, तो उसके लिए हमने इसको ले लिया डी, सही, छोटा वाला डी, समझा भाई? और फिर क्रॉस जी मल्टीप्लाई सर। कर दिया, सही है। तो ये हमने कहा कि अम, अबे यार, कम ऑन, विड्थ ऑफ 1 लाइन, सही है। तो उसके लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये बन गया, गेटिंग ना? तो अच्छा, और हमने कहा कि भाई एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज 90। 180 नहीं लोगे क्योंकि जाहिर ही बात है 180 तो पूरे सारे ऑर्डर दे देगा, सही है। तो अब उसमें फॉर्मूला क्या लगाएं? राबिया बच्चे, फॉर्मूला क्या लगाएं? and lambda equals to sin theta. डी साइन थीटा, ओके। एंड यही वाली लाइट है, द बीम फ्रॉम द लेजर नाउ पास, ओके। सो 8.1 का वेवलेंथ उसने दे दिया है, सही है जनाब। तो एन इज इक्वल टू
डी हमारे पास यही आ जाएगा, यानी 1 एक्सपोनेंट -3 साइन 90 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 8.1 एक्सपोनेंट -1 -8। सही है, जरा निकाल दो कितना बनता है। एक मिनट, 8.1 एक्सपोनेंट -8। ओके ओके ओके, जरा निकाल दो एन कितना बनता है। 5.1। 5.1। तो इसका मतलब है कि 5 तो कंप्लीट है, वन उसका अगला वाला कंप्लीट नहीं है, सो हम एन ले लेंगे 5, ऐसे ही ना। जी। अच्छा, अब हमें ये पता है कि भाई हमारे पास उसने कितना डिग्री घुमाया है, उसने 180 डिग्री घुमाया है, और वो बोल रहा है 180 में कितने मैक्सिमम आ रहे हैं वो 180। बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहे हैं, सही है, क्योंकि हम तो 90 लेके काम करें। 180 अगर लेंगे तो साइन 180 जीरो हो जाएगा, तो वो तो उसमें मसला हो जाएगा, फिर फॉर्मूला गलत हो जाएगा, सही है। सो 5 हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, 5 हमारे पास अगेन यहाँ पे भी आने चाहिए क्योंकि सिमेट्रिकल होता है ये, और एक ये सेंटर वाला होगा, समझ रहे हो आप। तो टोटल कितने हो गए, 5 + 5 10 और एक 11, आप समझ गई ना। 11। सही है, सो 5 जी सर। + 5 + 1 इज इक्वल्स टू n टोटल। सही है, तो ये हो गए 11। आगे चलिए। The laser is now replaced with one that emits electromagnetic waves with a wavelength of 300. Explain without calculation what happens to the number of maxima now detected. Assume that the detector is also sensitive to this wavelength of electromagnetic waves. ओके, सही है। अच्छा, डी साइन थीटा ये सेम ही रखा है आपने, 180 डिग्री घुमा रहे हो, बाकी इनिशियल कंडीशन सेम है। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा आपने इंक्रीज किया डिक्रीज किया, रबे क्या कहोगी, लैम्डा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। Decrease or लैम्डा डिक्रीज हो रहा है कैसे। say -9। है, अच्छा, आपको उसने लिखा हुआ था एक, तो दोनों को फिर -9 के अंदर कन्वर्ट करके देखो। एक आपके पास है 8.1 एक्सपोनेंट -8, और एक आपके पास है 300 एक्सपोनेंट -9। सही, तो दोनों को जो पहले एक स्केल के अंदर कन्वर्ट करके देखो कौन सा बड़ा आ रहा है कौन सा छोटा आ रहा है, आप समझ रहे हो। जरा कन्वर्ट करो, कैलकुलेटर उठाओ, जी सर। और कैलकुलेटर में जरा डाल दो 8.1 एक्सपोनेंट -8, और फिर उसमें आप ENG वाला बटन दबा दो, तो वो आपको बता देगा कि ये बन रहा है, Decrease or ये वाला 81 एक्सपोनेंट -9 है, सही। एंड दिस इज 300 एक्सपोनेंट -9, समझ रही हो ना। तो कौन सा जी बड़ा हुआ, नीचे वाला बड़ा हुआ ऊपर वाला। नीचे वाला। नीचे वाला, ऐसे इसका मतलब है कि यू इंक्रीज द वेवलेंथ, नंबर ऑफ ऑर्डर डिक्रीज होने चाहिए, राइट। Yes। तो 300 nanometer is greater wavelength than 8.1 exponent -9, -8, -8, and wavelength is inversely proportional to number of order. So order decrease, सही है ना। चलिए, अच्छा देख भी लेते हैं। ये वैसे आसान सा क्वेश्चन है, इसके अंदर ये एफिशिएंसी ये यूज करवा रहा था, इसलिए बस थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था आपको। और ओके, अच्छा, अब एक कैलकुलेशन मार्क आपको फॉर्मूला लिखने का मिल रहा है, एक कैलकुलेशन मार्क इसको कन्वर्ट करने का मिल रहा है, सही है।
लाइन को पर मिलीमीटर से मीटर के अंदर कन्वर्ट करने का मिल रहा है, एक नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का मिल रहा है और एक फाइनल आंसर लिखने का मिल रहा है, राइट। तो ये हो गया वेवलेंथ इंक्रीज हो गया, सही है। अगर हम इसका वो देखें, उन्हीं स्ट्रॉन्गर एबल टू पावर, पावर के फॉर्मूले में बच्चों को मसला हुआ, पावर का और इंटेंसिटी का फॉर्मूला, सही है। ओके, इसमें भी वही सेम कहानी बोल रहे हैं। मोस्ट कैंडिडेट कुड recall the equation relating the wavelength to the velocity and the frequency of the question used the command word show that, so it was important for the candidate to show the full substitution of the values of the velocity and the frequency as well as the stating the final answer। हमने किया है सर। वो बोल रहा है कि ये चीजें आपने करके दिखानी है, सही है। तो चूंकि शो दैट है इसलिए बोल रहा है आपको ये चीजें लिख के दिखानी, तब जाके उसका नंबर देगा, वरना जो है ना वो नंबर नहीं देगा, सही है। A stronger candidate could state the correct region of the electromagnetic spectrum. Many weaker candidates stayed on the random incorrect region of the electromagnetic spectrum. Okay. 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन, सही है। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में only a small minority candidate obtained a correct final answer. Some of the stronger candidate obtained the correct number of maxima for one side of the semicircular path of the detector, but did not consider that would be an equal number of maxima on the other side. Some candidates were able to recall the correct symbol of this equation, but were unable to calculate the distance d between the two adjacent slits। समझ रहा है अब्दुल्ला, समझ रहा है? दो स्लिट के बीच में जो विड्थ है ना, वो, सही है, जिसको हमने 1 ओवर द आंसर करके निकाला है। A significant number of weaker candidates did not attempt to respond this question. Okay, candidate need to explain that the wavelength of the light of the second wave is greater than the wavelength of the light, the original laser। So ये हमने बता दिया। और significant number of candidates incorrectly predicted the number of maxima would be increased despite the correctly explanation explaining that the wavelength had increased from the weak। Okay, सही है, सही है, सही है। आ जाओ अब्दुल्ला, आजा भाई, आगे आजा। On figure 6.1, sketch the IV characteristic of a filament lamp. अच्छा, IV है ये आई भी बोले तो सर, करंट और वोल्टेज का ग्राफ तो सही है। कैसे बनाएगा भाई? इनवर्स बनेगा ग्राफ। आई इनवर्स इनिशियली हाई होगी, फिर आई जीरो हो है? जाएगा, ऐसा कैसे डिक्रीज होगा? होगा जैसे ऐसा जैसे कैसे होगा? अबे ऐसे ऐसे कैसे होगा? फिर जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होता जाएगा हम्म। फिलामेंट लैंप पे, तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, करंट कम ओके, होगा। ओके, परफेक्ट। तो ऐसा बोल सकते हो आप, राइट? अच्छा, ऐसा ऐसा, जी जी, ऐसा। सही है। क्योंकि अगर आप सोचो तो आपके पास इनिशियली तो कांस्टेंट करंट है, सही है। सो कांस्टेंट करंट मतलब इनिशियल जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, तो वो हमने कांस्टेंट वाले पोर्शन ये शो किया हुआ है, सही है। ये कांस्टेंट वाला पोर्शन हो गया, सही है। फिर उसके आगे वाला पीछे वाला पोर्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, उसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस आपके पास कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, सही है। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब है अच्छा, जैसे जैसे आपका जैसे जैसे करंट फ्लो होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, करंट डिक्रीज होगा, सही है। सो रेजिस्टेंस इंक्रीज और करंट डिक्रीज, राइट। और करंट डिक्रीज का मतलब है कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे, अब अलग अलग से होंगे। ओके, आगे आ जाओ। एक्सप्लेन द शेप ऑफ द लाइन इन A1। तो हम्म। सर, जब एज द करंट फ्लोज द टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो हम्म। इसकी वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, तो सही है, देयरफॉर द ग्राफ बेंड्स टुवर्ड्स द वोल्टेज। सही है। तो पहले वाला तो बता भाई, पहले आप ये कहोगे कि भाई इनिशियली resistance remain same, so graph would be proportional, सही है। एंड उसके बाद क्या होगा कि आपके पास दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि as the current increases, the
temperature increases, so resistance decreases. अच्छा जनाब, और आपके पास सॉरी उल्टा हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड अच्छा अब इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपको 1/, द रेजिस्टेंस बता रहा है। Gradient is 1/, the resistance, so gradient would decrease, right? ये आपके पास हो गए 3 पॉइंट्स, समझ गया भाई? आगे आ जा। A conducting wire has a length of 5.8 and cross-sectional area of 3.4 into 10 power 8. The resistivity of the metal of the wire is 5.6 into 10 power 8. Calculate the resistance of the wire. क्या R is फॉर्मूला? equal to rho L upon A. ओके, R is equals to rho L over A। R कितना? R 5.6 into 10 ओए power 8. ओए कैसी बातें कर रहा है बे? वो तो निकालना है। Resistivity, हाँ अच्छा ओके resistance निकालनी है. ओके ओके, so the resistivity is 5.6 exponent -8, perfect, and the length is 5.8, right? And the cross sectional area is 3.4 exponent -8। सही है, जरा निकाल दो। 9.55. 9.55, तो 9.5 दे देते हैं। सही। 5 का रूल होता है कि 5 5 आगे आगे आ रहा है तो फिर आप उसको राउंड ऑफ नहीं करते, इवन नंबर आते हैं तो राउंड ऑफ नहीं करते, ऑड नंबर आते हैं तो राउंड ऑफ कर देते हैं। सही है, तो आगे आ जाओ। A resistor of the resistance R is placed in a circuit with a cell of negligible internal resistance, two switches S1 and S2, a second resistor of resistance 2R and 3 ammeters X, Y, and Z. The circuit is shown in figure 6.2. The reading on X is 1 ampere. Then S1 and S2 is open and S1 is open and S2 is closed. Complete table 6.1. हम्म S1 अगर क्लोज हो जाए मतलब ऑन हुआ है, करंट फ्लो करेगा, रीडिंग ऑन एक्स ए 1 रहेगी, ये ऐसा हो रीडिंग रहा ऑन है। वाई ए, अच्छा पहले दूसरे का करना। आप कौन सा कह रहे हो? जब दोनों ओपन है तो दोनों ओपन का मतलब है कि वो कुछ भी खुला हुआ नहीं है, सब खुले में बेसिकली, यानी सर्किट इनकम्प्लीट है। सही है, S1 अगर आपने ओपन रीडिंग रखा। ऑन जी तो जीरो होगा क्या में? दूसरे वाले का। इसमें यहाँ पे जी सर, रीडिंग ऑन जी। रीडिंग ऑन क्यूब है। आप S2 क्लोज किया ना? S2 क्लोज किया, लो इसका अच्छा क्लोज्ड है तो क्लोज का 1 मतलब है होगा। ये हो जाएगा। सही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से 1 एम्पियर करंट गुजर जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेन ऐसा थोड़ी होगा। उसने कहा कि द क्या हो? रीडिंग एक्स ऑन द रीडिंग ऑन एक्स इज 1 एम्पियर व्हेन S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज। ओके ओके, सही है वही है वो। आगे आ जाओ। पैरेलल सर्किट है सर तो करंट डिवाइड नहीं होगा। कहाँ 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 पे? इस वाले पोर्शन में? जी सर, रीडिंग ऑन जी पैरेलल कॉम्बिनेशन आ बच्चे गया ना। इस वाले कॉम्बिनेशन में ऐसे सोचोगे ना आप। सही है, ऐसे सोचोगे ना आप, क्योंकि अगर टोटल आपने ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ओके हाँ ओके ओके। मतलब अगर आपके पास कोई चीज ओपन है तो आप समझ लो ये चीज है ही नहीं, ये चीज सर्किट के अंदर लगी हुई नहीं है। सही है, तो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा। सही, तो ये हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाइए। क्लोज्ड और ओपन, S1 क्लोज्ड है तो रीडिंग ऑन X1 रहेगी। नहीं है, अब उसने ये चेंज कर दिया, रेजिस्टेंस चेंज कर दिया।
भाई देखो, पहले जब टू आर का रेजिस्टर था, तो ये पहले पहले वाली सिनेरियो ये था, पहला वाला सिनेरियो ये था, समझ रहे हैं? तो और इस सिनेरियो के अंदर क्या था, S1 ओपन था, S2 क्लोज था, सही है। तो जब 2R की रेजिस्टेंस थी, तो 2R के रेजिस्टेंस की वजह से करंट था 1 एम्पियर का, राइट? समझ रहे हैं? फिर जब जी आपने सर। इसको ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, सही है, तो अब आपके पास रेजिस्टेंस हो गई है सिर्फ R की। तो अब आपके पास करंट कितने का होगा? सही है। तो वो आपने निकालना है, करंट कितने एम्पियर का होगा, सही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो आपके पास 2R टाइम्स X इज इक्वल्स टू R टाइम्स A। सही, R से R कैंसिल हो गया। तो X मेरे पास आ रहा है 0.5 का। 0.5 आना तो नहीं चाहिए, डबल होना चाहिए ना करंट, क्योंकि 2R की रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस जब हमने हाफ कर दी है, तो करंट डबल होना चाहिए टेक्निकली, तो 2 एम्पियर का करंट होना चाहिए। लेकिन मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे 2 एम्पियर आना चाहिए। सही है। एक मिनट। 1/I होगा। सही है, खैर ये मैंने उल्टा उल्टा रिलेशन लगा दिया। सही है, आगे चलो। ये समझ में आया, टू समझ में आया? जी सर आ गया। सही है। अच्छा जी। रीडिंग ऑन Y S1 क्लोज्ड है, रीडिंग ऑन Y2 होगी, और S2 ओपन है तो इधर 0 होगा। ओके, गुड हो गया, आगे आ जाओ। दोनों क्लोज्ड है अब। ए, तो रीडिंग ऑन X2 होगा। अरे टोटल देगा वो। टोटल। अच्छा, अब यहाँ से जब S1 क्लोज करोगे और S2 क्लोज करोगे, तो आपके पास जो टोटल करंट हो जाएगा वो फिर 3 एम्पियर का हो जाना चाहिए, राइट? क्योंकि अब आपने जब आप पैरेलल के अंदर होते हैं तो रेजिस्टेंस सबसे कम होती है, राइट? समझ रहे हो भाई? जी सर। और यहाँ पे फिर क्या होगा, किस तरह से डिवाइड होगा ये? यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, सही, और यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। गेटिंग? यस सर। परफेक्ट। चलो निमट गया। ओके, देख लेते हैं। 9.6, अच्छा, line passing through zero and first and the third quadrant only. Gradient of the line become less steep in both the quadrant and roughly symmetrical. Okay. ये हमने ऐसे ही बनाया, as I increase the temperature of the filament increases, as the temperature increases the resistance of the Y decreases, as the okay, the ratio increases or the ratio decreases. Okay, सही है, हमने डायरेक्ट रेजिस्टेंस लिखा तो हमने वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करके बता दिया, और हमारे पास ये आ रहा था, सही है। ओके, सही हो गया। अच्छा जी, some candidate sketch only the first quadrant of the graph, the other candidate sketch a line in the first and the third quadrant, but sketch their lines so its gradient increase where it should have decreased. Okay, सही। तो उन्होंने लाइन इस तरह से बना दी थी, सही, इस तरह से नहीं बनेगी, इसकी उल्टी बनेगी, सही। A small proportion of the candidate will explain that the increase in the current causes the temperature and therefore the resistance of the film to increase. Few candidates were able to further explain that as the current increases, the graph ओके, सही है। ओके ओके, वो सही है, आ जाओ, आगे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। आ जाओ भाई, क्या नाम है? कौन बची है? काव्या। Fluorine 18 is an isotope that decays to an isotope of oxygen by the emission of a beta particle. Complete the nuclear equation for the decay, including all the particles involved. जनाब क्या बोले? Beta positive है, positive one के तो ये हो चार्ज के जाएगा, साथ। और हम ये करेंगे कि यहाँ पे इसका न्यूक्लियन 0 होता है, +1। ओके, उसके बाद क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन में क्या क्या आएगा? 18 और और 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन निकल रहा है ना, एक प्रोटॉन डिके हो रहा है, तो ये 8 हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट।
और साथ में न्यूट्रिनो होगा। न्यूट्रिनो होगा। ओके, सही, क्योंकि ये बीटा ने पॉजिटिव जो है एंटी पार्टिकल है, so उसके साथ एक पार्टिकल निकलेगा। सही है, 0,0। सही है, चलिए आगे आ जाइए। A quark in the fluorine 18 nucleus changes flavor during the decay. State this change of flavor. अच्छा, क्या चीज कहाँ पे कन्वर्ट हो रही है? इसके अंदर क्या कन्वर्जन हुआ होगा कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन बना रहा है, सही है, और एक बीटा पॉजिटिव बना रहा है, ऐसे ही ना? जी। ओके, और प्लस एक न्यूट्रिनो, सही है। सो प्रोटॉन के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन अप अप डाउन होता है और न्यूट्रॉन अप डाउन डाउन होता है। सो एक अप एक डाउन के अंदर कन्वर्ट हुआ है ना, ऐसे ही सोचियो ना। जी सर। ओके, आगे आ जाइए। A hadron has a charge of -2 electrons, where E is the elementary charge. State and explain whether the hadron is a meson or a baryon. सही है। मीजॉन के लिए क्या कंडीशन थी कि उसके पास जो है एक अदर जो है उसका पार्टिकल होना चाहिए, यानी क्वार्क होना चाहिए, और एक एंटी क्वार्क होना चाहिए। मतलब वो दो चीजों से मिलकर बनता है मीजॉन, एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है। और बेरियन जो है वो तीन चीजों से, यानी तीन क्वार्क से, तीन एंटी क्वार्क से मिलकर बनता है। सही है। सो मीजॉन में एट अ टाइम एक क्वार्क होगा और एक एंटी क्वार्क होगा ऑलवेज। और बेरियन में एट अ टाइम या तो तीनों क्वार्क होंगे या तीनों एंटी क्वार्क होंगे। राइट। सो अच्छा जी, क्या कर लें, कोई आइडिया आपके जहन में? No. है थोड़ा सा रुझाव, ऐसा मत करो यार। अच्छा, देखो, हम तुक्के लगा रहे थे। देखो, हमारे पास बेसिकली जो क्वार्क होते हैं उनमें दो दो किस्म के चार्ज होते हैं। तो 1/2 होता है, सॉरी, या तो हमारे पास होता है 2/3 का चार्ज सारे प्लस के अंदर, या हमारे पास जो है ना 1/3 होता है माइनस के अंदर। सही है। अब और टॉप और इस टॉप बॉटम चार्म के अंदर। सही है। अब टॉप और चार्म, इन तीनों के जो चार्ज होते हैं वो 2/3। इसने हमसे वो नहीं पूछा, वो कॉर्क के नाम नहीं पूछे, तो हम रैंडमली लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास तीन कॉर्क, अगर अगर लेट से बेरियन के लिए चेक करें, अब मान लेते हैं कि भाई वो बेरियन है। सही, अगर हम बेरियन के लिए चेक करें तो बेरियन के लिए ये तो तीनों क्वार्क अप, तीनों क्वार्क सेम होने वाले, चार्ज सेम होने वाले क्वार्क जो है वो आपने लेने, ये तो तीनों एंटी क्वार्क लेने। सो लेट से कि मैं ये ले रहा हूँ एक, और 2/3 और 2/3, कितने का चार्ज बनेगा? 4/3 का बन जाएगा इससे। 2 4 6 6/3 का बन जाएगा, तो मतलब 2E का चार्ज बनेगा प्लस का। सही, ये तो हमें नहीं चाहिए। अगर तो मैं इसी इसी को उलट दूं, अगर मैं ये कह दूं कि 2/3 -2/3 -2/3, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -2, ये है ना, आ गया ना? और अगर मैं बेरियन की और दो पॉसिबिलिटी देखूं, तो मेरे पास और दो पॉसिबिलिटी के अंदर ये हो सकता है कि या तो मेरे पास सारे 1/3 हो। सही है। और लेकिन उससे जो है ना मेरे पास 3/3 ई का चार्ज बन रहा है। सही है, सो ये तो नहीं होगा। सही है। सो बेसिकली मेरे पास ये जो है बेरियन आ रहा है। सही है। और मीजॉन जो होगा वो, अगर मैं मीजॉन देखूं, मीजॉन मेरे पास एक चार्ज, एक पार्टिकल होता है और एक एंटी पार्टिकल होता है। सो मीजॉन का चार्ज या तो जीरो होगा या तो फिर प्लस और -1 हो सकता है। सो इसके अलावा मीजॉन का चार्ज नहीं हो सकता। सो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास दिस शुड बी baryon as meson only exists as 0 or ±1 of its charge। राइट, आगे जो State a possible quark composition for the hadron. ओके। तो अब जो है हमारे पास, हमने वैसे वो लगाने के लिए तो हम चेक कर ही चुके हैं कि भाई हमारे पास ये चार्ज होंगे। अगर इनके पॉसिबल कॉर्ड कॉम्पोजिशन देखें तो ये तो तीनों एंटी अप हो रहे हैं, एंटी अप, एंटी अप, एंटी अप। सही है, क्योंकि -2/3 -2/3 -2/3, तो उससे हमारे पास हो जाएगा ये। तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई एंटी अप, एंटी अप और एंटी स्ट्रेंज। सही है, या एंटी टॉप कह रहे थे, एंटी टॉप। सही है। या फिर हम एंटी अप
और एंटी टॉप और एंटी चार्म कह देते हैं, सही है, ये भी पॉसिबिलिटी है, सही है। या तो फिर हम सारे जो है वो फिर एंटी चार्म एंटी चार्म एंटी चार्म या फिर एंटी बॉटम एंटी टॉप एंटी टॉप एंटी टॉप, ये तीनों कह सकते हैं, राइट। तो ये चार पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच पॉसिबिलिटी हो सकती है, सही है। इसके अलावा भी बन सकती हैं, मतलब आप दो किसी के इंक्लूड करो, दो किसी के इंक्लूड करो, लेकिन इनमें से कोई भी चल जाना चाहिए, राइट, समझ रही हो ना। Yes. चलो, हो गया। चलिए इसकी भी चेक कर लेते हैं कहानी। न्यूट्रिनो हमने बना दिया है, ये भी हमने चार्ज किए हैं, सही है। अप टू डाउन सही है, मस्ट बी थ्री और लार्जेस्ट एज नेगेटिव, ओके ओके ओके, सही है, हमने बता दिया। ओके, एंटी अप एंटी चार्म एंटी टॉप और अप चार्म टॉप, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री फ्रॉम, सही है। अच्छा, इनकी एग्जामिनर रिपोर्ट देख लेते हैं, आखिरी वाली अजीब सी लिख रहे हैं। A common mistake was omitted the neutrino from the nuclear equation. Some candidate gave the beta positive without showing the nucleon number and the proton number. सही है, तो ये इसकी चीजें जरूरी है शो करना। Generally this question was correct. अच्छा जी, only a small proportion of the answer were explain the maximum negative charge of the quark is this. The candidate then found it difficult to explain how the number of quarks required to reach the total number of charge to be 3. The strongest candidates were able to name a common possible chord composition, but there were a significant number of weaker candidates who did not attempt this question, सही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास एक जो हाईएस्ट चार्ज होता है वो E2+ का होता है, सही है, 2/3 का होता है। सही हो गया जनाब, चलें बस अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब हमने 23 कर लिया मई जून का। अब एक काम ये कर लो, इसका फरवरी मार्च तुम लोग एज अ होमवर्क कर लो, सही है। मार्च 22 सॉरी, ये तुम लोग एज अ होमवर्क कर लो, सही है। और इसको ज़रा जमा करवाओ कल के कल, और फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं क्या कहानी है, सही है। चलो जनाब।